हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का इन्वायरमेंटल लॉ का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो सारे आज देखने वाले हैं। पेपर है हमारा इन्वायरमेंटल लॉ, जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड, और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। आपको पता है पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं, किन किन प्रकारों से किन किन तरह से पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है, ये सारे ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। बस आपको क्या चीजें याद रखनी है, केसेस और सेक्शन। केसेस और सेक्शन आपको याद रखने हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार और इसका वैश्विक प्रभाव क्या है, मतलब पूरे ग्लोबल इफेक्ट इसका क्या है, वो चीजें। फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा गया है कि पर्यावरण क्षरण तथा प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण क्षरण तथा प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट में ही पूछ लेते हैं। वेरी शॉर्ट में कि प्रदूषण को परिभाषित कीजिए या फिर प्रदूषण के प्रकार बताइए। ठीक है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत विकास को अक्सर पर्यावरण की सुरक्षा के साथ क्यों जोड़ा जाता है, वर्णन कीजिए। सतत विकास की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भारत में लागू करने में क्या भूमिका निभाई है, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन की टाइप है कि किस किस तरीके से अब तक क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार भी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो शब्दों को आपको याद रखना है कि सतत विकास। फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया है, सतत विकास की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। ये 2 पॉइंट दे दिए हैं कि इन दोनों को डिफाइन कीजिए। ये 20 नंबर में पूछा गया था पहले। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, जो 3 तरीके से मैंने बताए हैं, ये तीनों ही 20 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जो हमारा भारत का संविधान है उसके जो अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड पूछा है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्देशक सिद्धांतों का पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार में क्या रोल है। भारतीय संविधान में जो पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल्स हैं वो सारे इसमें बताने हैं आपको। जैसे कि आपने आर्टिकल 21 पढ़ा था, उसमें पर्यावरण से रिलेटेड प्रावधान थे। आपने आर्टिकल 48 पढ़ा था जो कि डीपीएसपी में है, नीति निर्देशक तत्व। उसमें आर्टिकल 48 का शायद क्लॉज बी है, शायद एक बार चेक कर लेना। फिर आपने मौलिक कर्तव्य, जो आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो उनमें से एक क्लॉज है शायद 51 जी, शायद एक बार चेक कर लेना। 51 जी में पर्यावरण से रिलेटेड जो एक मौलिक कर्तव्य है वो बताया गया है। ये जो आर्टिकल है ये आपको डिफाइन करने इस केस में। तो आपने ये आर्टिकल तो पढ़े हुए हैं, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और जो इसमें केस हैं वो भी। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा गया है कि क्या पर्यावरण का संरक्षण एक मौलिक अधिकार है। उपयुक्त प्रावधानों तथा निर्णय की विधि की सहायता से विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान में क्या ये एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 में ये एक मौलिक अधिकार है, और 48 में ये एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। 51 में, 51 के क्लॉज जी में ये क्या है, मौलिक कर्तव्य। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करें। फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर आर्टिकल 48 क्लॉज ए, इसमें 2 क्लॉज हैं। 48 में एक जीव जंतु से रिलेटेड बात करता है, 48 ए और 48 बी। ठीक है, आर्टिकल याद रखने हैं आपको, ये मेंशन करने। आर्टिकल, केसेस, हेडिंग्स, इन सभी पर नंबर मिलते हैं, इस चीज को आप याद रखना। फिर आता है एक
लोकहितवाद का क्वेश्चन जो कि आप पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हो, आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है, आपने 1st सेमेस्टर में पढ़ा है। लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायिक सक्रियता के योगदान की व्याख्या करें। लोकहितवाद जो जनता के लिए एक वाद दायर किया जाता है किसी भी पर्सन द्वारा, किसी भी एडवोकेट द्वारा, उसे ही लोकहितवाद कहते हैं। निर्णीत वादों की सहायता से पर्यावरण संबंधित लोकहित वादों की विवेचना कीजिए। एक एमसी मेहता थे, एमसी मेहता, जिन्होंने लोकहितवाद पर कई केस दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि एक गंगा से रिलेटेड था, गंगा जल से, और एक भोपाल गैस से रिलेटेड था एमसी मेहता का केस। तो एमसी मेहता के केस आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। फिर भारत में लोकहितवाद एवं पर्यावरण संरक्षण पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण संरक्षण पर एमसी मेहता के योगदान का उल्लेख कीजिए। अब आ गया ना, एमसी मेहता ने क्या क्या योगदान दिए हैं, कौन कौन से केस किए हैं, वही सारी चीजें इसमें आपको लिखनी है। और याद रखना, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार रखो, क्योंकि आगे आने वाले सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर पर्यावरण संरक्षण में लोकहितवाद का क्या योगदान है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह है 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा पूछा जाता है 20 नंबर में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, इसका गठन कैसे होता है, इसकी क्या क्या शक्तियां और कार्य हैं, निर्णीत वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, हाउ इट इज constitute, what are its power and function, explain with decided cases। और इसी को सिर्फ इतना शब्द दे देते हैं कि राष्ट्रीय हरित को डिफाइन कीजिए, वेरी शॉर्ट में। 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखना, इसलिए हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन को दोनों में ही याद रखना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के गठन, जो इसका गठन है, फंक्शन है, वो कैसे हुआ, इसकी क्या शक्तियां हैं, इसके क्या कार्य हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडी करने ही करने हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत संयुक्त बोर्ड पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए कमेंट ऑन जॉइंट बोर्ड अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। ये जल प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा गया है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय जल प्रयोगशाला पर टिप्पणी लिखिए। एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और एग्जाम में दे देते हैं। फिर इसके बाद राज्य बोर्ड, एक केंद्र बोर्ड भी पूछा है, राज्य बोर्ड भी पूछा है कि बहिस्रावों के नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरित किए जाने वाली प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। इसमें स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों ही पूछे गए हैं जल प्रदूषण में। फिर इसके बाद है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का अर्थ बताएं तथा इसके वर्गीकरण की व्याख्या करें। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये प्रदूषण के प्रकार भी हैं और अलग से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे प्रदूषण के प्रकार पूछे जाएं तो आपको सारे प्रकार लिखने हैं। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, रेडियो धर्मी प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ये सारे प्रदूषण के प्रकार लिखने हैं और इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। लेकिन अलग से भी ये क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज्यादा लॉन्ग में पूछा गया है 20 नंबर में और 10 नंबर में, ठीक है। और दोनों में भी पूछ लिया जाता है, 10 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और 20 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। हर क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लेना, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के मुख्य उद्देश्य की विवेचना कीजिए। यह अधिनियम अपने उद्देश्यों को साकार करने में कहां तक सफल हुआ, ठीक है। जो जल प्रदूषण है उसका एक्ट है 1974 और इसका एक्ट है 1981। एक्ट के नाम भी आपको याद रखने हैं, एक्ट के नाम भी वहां लिखने हैं एग्जाम में।
फिर इसके बाद वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत औद्योगिक संयंत्र के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध क्या हैं, विवेचना कीजिए। फिर इस तरह से ही पूछा गया है आगे कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21 सबधारा 5 के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में औद्योगिक संयंत्र के उपयोग हेतु क्या शर्तें हैं। ठीक है, यह है वायु प्रदूषण का क्वेश्चन। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 8, 9 क्वेश्चन है टोटल इसमें, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए, यानी कि 20 नंबर और 10 नंबर के लिए। इन्हीं में से आपको मतलब इसी से आपका सारा पेपर क्लियर हो जाएगा। फिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के लिए हथियार के रूप में उपयोग करने का परीक्षण कीजिए। जो भारतीय दंड संहिता है यानी कि सीआरपीसी, जो कि अब वर्तमान में है बीएनएसएस। पर्यावरण प्रदूषण से लड़ने के लिए भारतीय दंड संहिता, ये भारतीय दंड संहिता नहीं है, ये है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 133 हथियार के रूप में उपयोग करने का परीक्षण कीजिए। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वन संरक्षित वन और आरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिवर्स्ड फॉरेस्ट के बारे में बताइए। संरक्षित वनों के विषय को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने क्या नियम निर्धारित किए हैं। ये 9 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को 1-2 तरीके से और पूछा गया है कि संरक्षित वन क्या है, संरक्षित वनों के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्तियां बताइए, भारतीय वन अधिनियम 1927 की आवश्यकता बताइए। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में ही पूछा गया है। ठीक है, संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नामों को याद रखना। ठीक है, फिर वेरी शॉर्ट में ये कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। वैसे वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आपने देखा होगा मोस्टली कम आते हैं, जो मैं बताती हूँ वो कम आते हैं, ये पता नहीं कहाँ से ही देते हैं वेरी शॉर्ट। लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चनों को रेडी कर लेना। परिसंकट में पदार्थ अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, ध्वनि प्रदूषण के पर्यावरणीय प्रदूषण कौन से हैं, ओजोन परत तथा क्षरण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जो ओजोन परत है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है कैसे। ये 4 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में और 9 क्वेश्चन आपके लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है जो आपको रेडी करने हैं एग्जाम के पर्पज से।